सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग ICAR, JRF, SRF, ARS, नेट, IBPS, FOWO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। जो हमारी सीरीज चल रही है जनरल एग्रीकल्चर, ठीक है, इसके अंदर सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हम लाते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है। ठीक है, आपको बताना है कि भारत की औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है। 575 mm, 1194 mm, 1000 mm, 57.5 mm। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है यानी कि 1194 mm। ठीक है, क्या करेक्ट हो जाएगा? 1194। भारत में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 1194 mm वार्षिक वर्षा होती है। चलिए, बाकी बात कर लेते हैं। राजस्थान की अगर पूछेगा तो राजस्थान की कितनी वार्षिक वर्षा होती है? तो राजस्थान के लिए 575 mm वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, अगर यही पूछेगा कि पूरे विश्व में वार्षिक वर्षा कितनी होती है तो पूरे विश्व की वार्षिक वर्षा जो हो जाएगी तो वो हो जाएगी 1000 mm। ठीक है, और भारत की पूछेगा तो 1194 mm। चलिए, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल क्या है। ठीक है, आपको बताना है भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है। गेहूं है, धान है, ज्वार है, बाजरा है। ठीक है, चारों में से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि धान। ठीक है, धान और चावल दोनों में अंतर होता है। धान जो होते हैं उसके ऊपर का जो छिलका हटा देते हैं तो वो चावल हो जाता है। पॉलिश यानी कि छिलका हटाने के बाद वो चावल बनता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद करते हैं कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी हो गई? धान हो गई। और विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी हो जाएगी? तो आपकी हो जाएगी गेहूं। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन पूछता राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है तो हो जाएगी बाजरा। ठीक है, बाजरा कहाँ की है? तो बाजरा हो जाएगी राजस्थान के लिए। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बाजरा राजस्थान के लिए। पूरे विश्व में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल गेहूं हो जाएगी और भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल धान हो जाएगी। ये आप याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा संतरा उत्पादन के लिए प्रचलित है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा जो है राज्य संतरा उत्पादन के लिए प्रचलित राज्य है। ठीक है, सोलन यानी कि हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर उत्तर प्रदेश, नासिक मध्य प्रदेश और नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपको बताना है कौन सा राज्य संतरा उत्पादन के लिए फेमस है। जैसा कि बता दें, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास है। ठीक है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर यानी कि नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र जो है संतरा उत्पादन के लिए सबसे प्रचलित है। बात करें सोलन हिमाचल प्रदेश। सोलन हिमाचल प्रदेश जो है उद्यान यूनिवर्सिटी, ठीक है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय, फर्स्ट जो उद्यान यानी कि हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी था वो सोलन हिमाचल प्रदेश में था। ठीक है, और सहारनपुर के बारे में जानते हैं। सहारनपुर किसके लिए फेमस है? अमरूद के लिए फेमस है। ठीक है, सहारनपुर किसके लिए फेमस है? अमरूद के लिए। और नासिक भी जानते हैं, नासिक किसके लिए? प्याज के लिए फेमस है। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए, नासिक किसके लिए फेमस है? प्याज के लिए। और नागपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, संतरा उत्पादन के लिए सबसे प्रचलित है यानी कि महाराष्ट्र में, नासिक भी महाराष्ट्र में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का है राष्ट्रीय बीज निगम कब स्थापित किया गया? ठीक है, यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय बीज निगम सेंटर है। ठीक है, अब ये 1969 में, 1966 में, 1963 में, 1970 में। ठीक है, आपको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1963 में। ठीक है, 1963 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी। अब बात करें 1966 में क्या हुआ था? 1966 में राष्ट्रीय बीज अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय बीज अधिनियम कब लागू हुआ था? 1966 में। बात करें 1969 में क्या हुआ था? बीज निगम बना था। ठीक है, सिर्फ बीज निगम कब बना था? ये बना था 1969 में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
3 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है काजरी, यानी कि इसको काजरी को क्या कहते हैं, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, बीकानेर राजस्थान में, जोधपुर राजस्थान में, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर के अंदर। चारों में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये 3, यानी कि जोधपुर राजस्थान के अंदर क्या स्थित है, काजरी, जिसको क्या कहते हैं, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये काजरी यानी कि जोधपुर जिला राजस्थान के अंदर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, आपको बताना है भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक कौन है। यहाँ पे भारत के अंदर जो हरित क्रांति के जनक हैं उनकी हम इमेज दिखा दिए हैं। अब आपको बताना है, पहचानना है ये कौन से व्यक्ति हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर विलियम गॉड, इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला सही हो जाएगा। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक हैं। अगर यही पूछता विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाते। ठीक है, ये हो जाते विश्व के हरित क्रांति के जनक। और डॉक्टर विलियम गॉड क्या है, डॉक्टर विलियम गॉड की बात कर लेते हैं। तो ये हरित क्रांति का शब्द किनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा क्या दिया गया था, ये हरित क्रांति का शब्द दिया गया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। ठीक है, आपको बताना है भारत के अंदर सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं खेत है, ये खेत है, खेत के किनारे पर ये पानी जा रहा है। तो आपको बताना कौन सा साधन सबसे अच्छा माना जाता है, यानी कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके माध्यम से की जाती है। ठीक है, कुएँ और नलकूप द्वारा, नहरें द्वारा, केवल नलकूप द्वारा, यानी कि सभी द्वारा। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा हो जाएगा, नहरों द्वारा। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके द्वारा होती है, नहरों द्वारा होता है। ठीक है, ये नहर है, नहर का पानी ये किनारे किनारे जा रहा है, यहाँ से पानी किसानों को प्राप्त हो जाता है। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि राजस्थान के अंदर सिंचाई का प्रमुख साधन क्या हो जाता है, तो राजस्थान के अंदर प्रमुख सिंचाई का साधन क्या हो जाता है, कुएं और नलकूप हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है SRI और CRI क्रमशः कौन सी फसलों से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है SRI और CRI कौन सी फसलों से संबंधित है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो विधि है फर्स्ट नंबर वाली, ये है SRI। ठीक है, कौन सी विधि है, SRI विधि है, जिसको नर्सरी कह सकते हैं। ठीक है, ये नर्सरी मेथड है। और दूसरी ये जो विधि देख रहे हैं ये मतलब CRI है। ठीक है, CRI जिसको क्राउन रूट इरिगेशन बोलते हैं, इसको बोला जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं क्रांतिक अवस्था। ठीक है, क्रांतिक अवस्था, पानी की क्रांतिक अवस्था कह सकते हैं। ठीक है, और ये आपको बताना कौन सी फसलों के अंदर किया जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं, यानी कि यहाँ इसमें ये जड़ें निकल चुकी हैं। जड़ निकलने के बाद आपकी ये क्रांतिक अवस्था है जो पानी देने के योग्य हो गई है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं ये एक विधि है SRI विधि, यानी कि कौन सी फसल से संबंधित है आपको बताना है। गेहूँ और धान से, धान और गेहूँ से, बाजरा और ज्वार से, मक्का और गेहूं से। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट है। यहाँ जो आप देख रहे हैं SRI विधि, यानी कि ये धान हो जाएगा, धान की पहली विधि है। और दूसरी जो है गेहूं की, यानी कि CRI अवस्था जो पानी की होती है ये गेहूं में करते हैं। SRI विधि जो है ये किस में अपनाते हैं, धान में अपनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि NHM इसको कहते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कहा जाता है, जिसको राष्ट्रीय उद्यान की मिशन भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आपको बताना है NHM यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की स्थापना कब हुई थी। 2004 में हुई थी, 2005 में, 2014 में, 2012 में। चारों में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
कि राष्ट्रीय उद्यान की मिशन की स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी, यानी कि सेकंड वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता किसान कॉल सेंटर की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। ठीक है, किसान कॉल सेंटर की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी किसान कॉल सेंटर। उसके बाद बात कर लेते हैं 2014 में। 2014 में क्या हुआ था? इंडियन डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मिशन। ठीक है, हॉर्टिकल्चर मिशन, इंडियन डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मिशन की स्थापना 2014 में हुई थी। अब बात करते हैं 2012 की। 2012 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी वर्ष मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी वर्ष कब मनाया गया था? 2012 के अंदर उद्यानिकी वर्ष। ठीक है, ये आपको चारों ऑप्शन याद होना चाहिए। 2004 में क्या हो? किसान कॉल सेंटर की स्थापना हुई थी। 2005 में NHM मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की स्थापना। 2014 में इंडियन डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मिशन की स्थापना, और 2012 में अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी वर्ष मनाया गया। ये चारों ऑप्शन आपको याद होना चाहिए एकदम बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर, सेरीकल्चर, एपी कल्चर, लेक कल्चर। ठीक है, चारों में से आप सोच समझ के आंसर दीजिए। ठीक है, आपको यहाँ मधुमक्खियाँ दिखाई दे रही हैं, मधुमक्खी का छत्ता और मधुमक्खियाँ भी दिखाई दे रही हैं। तो आपको बताना है मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसमें करते हैं? वर्मी कल्चर में, सेरीकल्चर, एपी कल्चर या लेक कल्चर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एपी कल्चर के अंदर क्या करते हैं? मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, लेक कल्चर के अंदर क्या करते हैं? लाख कीट जो होता, लाख कीड़े जो होते हैं इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, लाख कीट का अध्ययन किसमें करते हैं? लेक कल्चर के अंदर करते हैं। केचुए का अध्ययन किसमें करते हैं? वर्मी कल्चर जिसको बोलते हैं, केचुए के अंदर वर्मी कल्चर का अध्ययन करते हैं। सेरी कल्चर में क्या होता है? रेशम कीट होता है। ठीक है, रेशम कीट का अध्ययन किसमें करते हैं? सेरीकल्चर, यानी कि वर्मी कल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया, एपी कल्चर हो गया, लेक कल्चर हो गया। चारों के बारे में आपको याद होना चाहिए एकदम बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कह रहा है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, आपको बताना है राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है। यानी कि पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद थर्ड वाला है 1,32,138 वर्ग मील है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है यानी कि बी और सी दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये दो ऑप्शन इसमें सही हैं। अगर वर्ग किलोमीटर की बात करेगा तो 3,42,239 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्ग मील की बात करेगा उतना ही होगा, 1,32,138 वर्ग मील। ये दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी और सी दोनों सही है। ठीक है, वर्ग मील में भी याद रखना, वर्ग किलोमीटर में भी याद रखना है, तो आपको ये करेक्ट एकदम आंसर याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। ठीक है, आपको बताना है कि रबी की फसल कौन सी है। अलसी है, चावल है, सोयाबीन है, मक्का है। ठीक है, चारों ऑप्शन में से आप बताइए कौन सी रबी की फसल है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। अलसी है, चावल है, सोयाबीन है कि मक्का है। चलिए देखते हैं, अलसी है, चावल है, सोयाबीन है, मक्का है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं गेहूं की भी फसल है, सरसों की भी है, उसके बाद जौ की है, चना है, प्याज है। ठीक है, ये सब फसलें हैं। तो ये सब फसलें किस में आ जाएंगी, यानी कि ये सब जितनी भी फसलें हैं रबी की हैं। तो आपको बताना इसमें से कि अलसी, चावल, सोयाबीन और मक्का, इनमें से कौन सी रबी की फसल आएगी। तो यहाँ पे चावल, सोयाबीन और मक्का ये तीनों फसलें कैसी हैं, यानी कि खरीफ सीजन की फसल है। ठीक है, खरीफ सीजन की ये तीन हो गए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रबी की सीजन की क्रॉप कौन सी हो जाएगी, अलसी हो जाएगी, यानी कि ए वाला आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का रहा अनार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको बताना है अनार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आपको बताना है अनार जो फार्म होता है राजस्थान के अंदर कहाँ पर स्थित है। नाश्ता फार्म कोटा में,
मालवी उदयपुर में, डिडोल बस्ती जयपुर में और देवड़ावास टोंक के अंदर। चारों में से बताइए कहाँ पर स्थित है अनार फार्म केंद्र। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिडोल बस्ती जयपुर के अंदर, यानी कि सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं सिट्रस यानी कि नींबू का फार्म कहाँ पर स्थित है, ठीक है, सिट्रस हो जाएगा नाश्ता फार्म कोटा के अंदर। अगर बात करें औषधि वाला, तो औषधि वाला मालवी उदयपुर में है। ठीक है, औषधि वाला कहाँ पर है, मालवी उदयपुर के अंदर इसका फार्म स्थित है। अगर बात करें अमरूद में, देवड़ावास टोंक के अंदर क्या है, अमरूद फार्म है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अमरूद वाला कहाँ हो गया, देवड़ावास टोंक के अंदर हो गया, मालवी वाला उदयपुर औषधि वाला हो गया, और नाश्ता फार्म कोटा सिट्रस से संबंधित जितने फ्रूट्स होते हैं उसका उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये कोटा में हो जाएगा। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डिडोल बस्ती जयपुर के अंदर, यहाँ पर अनार केंद्र फार्म है स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है। बताना है सोयाबीन है, मूंगफली है, सरसों है, तिल है। इन चारों में से बताइए कौन सी राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सरसों। सरसों राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल है। ठीक है, ये हो जाएगी राजस्थान की। अगर बात करते हैं विश्व की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी हो जाएगी, तो विश्व की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी सोयाबीन। उसके बाद बात करते हैं भारत की तिलहनी फसल कौन सी हो जाएगी, तो भारत की तिलहनी प्रमुख फसल कौन सी हो जाएगी, मूंगफली हो जाएगी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है। ठीक है, नागपुर मतलब राजस्थान का किसे कहते हैं, ये किसके लिए फेमस है, संतरा के लिए फेमस है। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए कि मतलब राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है बीकानेर को, जोधपुर को, श्रीगंगानगर को, झालावाड़ के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि झालावाड़। झालावाड़ जो है राजस्थान का नागपुर कहते हैं क्योंकि संतरा उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा और फेमस माना जाता है। ठीक है, इसलिए राजस्थान का नागपुर इसको कहा जाता है। अब बात करते हैं श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर जो है किन्नू के उत्पादन के लिए माना जाता है। ठीक है, किन्नू उत्पादन के लिए फेमस है श्रीगंगानगर। और बात करें बीकानेर, बीकानेर के बारे में जानते हैं, मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है बीकानेर यानी कि जूनागढ़ जो क्षेत्र है राजस्थान का। ठीक है, यहाँ पर मूंगफली उत्पादन के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील से सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है, यहाँ पे झील देख रहे हैं यानी कि ये चारों झील हैं। झील के अंदर बताना सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन कौन सी झील के द्वारा किया जाता है। पहली झील का नाम है सांबर झील, ये जयपुर में स्थित है। डीडवाना झील नागौर में है। फलोदी झील जोधपुर में है। लूणकरण झील बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चारों में से आपको बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांबर झील यानी कि जयपुर के अंदर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन होता है। कितना होता है, 8.7% नमक सिर्फ कहाँ से उत्पादन होता है, सांबर झील जयपुर से ही उत्पादन होता है। ठीक है, ये नमक उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस झील है। यहाँ आप देख सकते हैं यही है सांबर झील यानी कि जयपुर की झील। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बीसलपुर परियोजना स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा राजस्थान का अंदर जिला है जो बीसलपुर परियोजना के लिए काफ़ी फेमस है। आपको बताना कोटा है, पाली है, बांसवाड़ा और टोंक, ये चारों जिले राजस्थान के हैं। इसमें से बताना है कौन सा जिला जो है बीसलपुर परियोजना के लिए स्थित है। बीसलपुर परियोजना जो है एक पेयजल परियोजना है। क्या है, पेयजल परियोजना है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। पेयजल परियोजना किससे संबंधित है, ये जल से संबंधित है। आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि टोंक के अंदर, राजस्थान के अंदर टोंक डिस्ट्रिक्ट है जो यानी कि बीसलपुर परियोजना के नाम पर प्रसिद्ध है। ठीक है, और कभी कभी पूछ लेता है टोंक जो डिस्ट्रिक्ट है किस नदी पर स्थित है। ये जो नदी देख रहे हैं ये बनास नदी है। कौन सी नदी है, बनास नदी है, बनास नदी। ठीक है, तो बनास नदी पर ये पेयजल परियोजना है जिसको बीसलपुर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए कोटा में भी एक परियोजना चलती है जिसको चंबल परियोजना कहते हैं। ठीक है, ये चंबल नदी के किनारे स्थित है और ये भी पेयजल परियोजना के नाम से ही प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है कि सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है।
फ्लोरिकल्चर कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है, ओलरीकल्चर कहलाता है या एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चारों में से आपको बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं, ओलरीकल्चर कहते हैं, यानी कि सेकंड वाला सही हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं, यानी कि फूलों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पोमोलॉजी क्या कहते हैं, फलों की खेती को अध्ययन करना क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी यानी कि कीट विज्ञान से संबंधित है, कीटों पतंगों से अध्ययन करना क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। यानी कि ओलरीकल्चर किससे संबंधित है, सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओलरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सुगर कैन, सुगर शब्द किस भाषा का संबंध है। ठीक है, सुगर कैन के अंदर सुगर जो शब्द आता है वो किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा है, ग्रीक भाषा है, इंग्लिश भाषा है या संस्कृत भाषा। ठीक है, चारों में से आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। सुगर कैन के अंदर सुगर जो शब्द आता है तो ये एक प्रकार का संस्कृत भाषा का शब्द है, यानी कि चौथा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। ठीक है, आज का हमारा लास्ट सवाल है, यानी कि पेडोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं कि यानी पेडोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, J.W. लीथर, पेट्रो डी क्रेसेंजी, लिविंग डोकोचेव। इन चारों में से बताना है कि मतलब पेडोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं उनकी फोटो लगी हुई है जिनको पेडोलॉजी का जनक कहा जाता है। ठीक है, चारों में से आप करेक्ट आंसर को एकदम जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डोकोचेव को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, डोकोचेव को कहा जाता है। लिविंग को क्या कहा जाता है, कृषि रसायन का जनक। ठीक है, कृषि रसायन का जनक किसको कहा जाता है, लिविंग को कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, लिविंग को क्या कहते हैं, कृषि रसायन का जनक कहा जाता है। पेट्रो डी क्रेसेंजी किसे कहते हैं, पेट्रो डी क्रेसेंजी मतलब एग्रोनॉमी के जनक हैं। ठीक है, एग्रोनॉमी के जनक कौन है, हो जाएंगे पेट्रो डी क्रेसेंजी। ठीक है, इनको भी आप याद रखेंगे। J.W. लीथर कौन है, भारतीय मृदा विज्ञान के जनक। ठीक है, भारतीय मृदा विज्ञान के जनक कौन है, ये हो जाएंगे J.W. लीथर, भारतीय मृदा विज्ञान के जनक। ठीक है, जनक हो जाएंगे। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आप याद रखेंगे। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है, आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सभी लोगों को धन्यवाद।